कहानियों की सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है कन्हैया की, लेकिन आज की नहीं, पुरानी कहानी है। लगभग इस कहानी को बीते 30 साल हो चुका है। बिहार के रहने वाले कन्हैया नौजवान थे उस टाइम में, और उनके जो पिता थे वो 2 भाई थे। उनके जो पिता के और चाचा और पिता में बहुत ही बनती थी, लेकिन जैसे जैसे अब समय बीतता गया, अब दोनों में अनबन होने लगी थी। अनबन का वजह दोनों का प्रेम नहीं था, घर में कुछ स्थिति ऐसी बन रही थी। जो कन्हैया की माँ थी ना, उनको लगता था कि ये चाचा जो हैं कन्हैया के, वो जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। अब वाकई में वो छोटे मोटे तांत्रिक थे, तंत्र साधना वगैरह करते थे। और कन्हैया के पिता का तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। उनको लग रहा था कि इसमें कन्हैया के चाचा कहाँ थे, इसलिए घर में क्लेश। इसके बाद घर का बंटवारा, आज जहाँ तक भूमि की बात है, अब वो भी बंटवारा हो चुका था। लेकिन कन्हैया के पिता का बहुत इलाज कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। इसके बाद तो कन्हैया का परिवार टूट सा गया। कन्हैया का माँ को लगता था कि अब कन्हैया के पिता के मौत में कन्हैया के चाचा कहाँ थे। लेकिन कन्हैया जो थे पढ़े लिखे थे, तो जितना भी पढ़े लिखे थे, अब वो अपना समझते थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमारा चाचा कभी कर ही नहीं सकते। अपने बड़े भाई के साथ में तंत्र मंत्र, अब जो कोई जादू टोना करके कोई भला कैसे मार सकता है। ये तो बीमारी थी, लाइलाज बीमारी, उनको पकड़ लिया था, टीबी पकड़ लिया था, और इससे उनकी मौत हुई, वो समझते थे। लेकिन माँ उनकी जो थी ना, वो हमेशा अब एक तरह से उलाहना देती थी, ताने देती थी कि तुम्हारे पिता का मौत का कारण तुम्हारा चाचा है। लेकिन कन्हैया समझते थे सब कुछ, अपनी माँ को समझाते थे कि छोड़ो ना माँ, अब इस बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये बात उनकी माँ भूलती नहीं थी। गाहे बगाहे कन्हैया के कान भरती रहती थी कि उससे तुम दूर रहना, अपने चाचा के करीब कभी जाना मत, उनसे बात मत करना, उनका कोई काम भी मत करना। लेकिन कन्हैया जानते थे कि मेरे पिता के गुजरने के बाद अब जो है मेरा चाचा है। लेकिन उनकी माँ जो थी ना, अब उनसे नफरत करवाना चाहती थी। लेकिन कन्हैया ऐसे इंसान नहीं थे, जवान हो चुके थे, खेती बाड़ी सब कुछ माँ के वजह से ही अब सब कुछ बंटवारा हो चुका था। घर में तो अब जो बंटवारा हो चुका था, जो घर था उसमें भी दीवार खींच चुकी थी। मतलब उनके चाचा का परिवार से और कन्हैया का परिवार से बोलचाल भी बंद हो चुकी थी। 2 दरवाजे अलग अलग हो चुके थे। कन्हैया का आने जाने का रास्ता अलग हो चुका था और उनके चाचा का आने जाने का रास्ता अलग हो चुका था। खेती बाड़ी भी बंटवारा हो चुका था। कुछ जो खेत थे ना कन्हैया के, रेलवे लाइन के पास में थे, जहाँ पर रेलवे लाइन गुजरती थी। और वहाँ पर कुछ उनके जो पापा थे, कुछ फल वाले वृक्ष भी लगा रखे थे, मतलब एक तरह से फुलवारी बना रखा था। वहाँ पर ट्यूबवेल भी था। तो कन्हैया अक्सर अपने खेत में ही रात को रुका करते थे। फल के वृक्ष भी थे, अब थोड़ा सा अब सब्जी वगैरह भी उगाते थे, तो रखवाली तो करना ही पड़ता था। और उनके जो चाचा थे, खेत में ही उनसे बातचीत होती थी। कन्हैया ऐसे नहीं थे कि अपने चाचा से बात नहीं करते थे, बातचीत करते थे। कोई चीज़ पूछना हो, समझना हो कि चाचा ये काम हम कैसे करें, तो उनका चाचा बड़ा सहयोग करते थे। आप कहते थे कि बेटा, ये हमारी बातें अपनी माँ से बिल्कुल मत बताना, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझते हो ना इस बातों को। क्या तुम्हारे पापा को मैं मार सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मैं तंत्र मंत्र का जानकार हूँ, मैं कुछ सीखा हूँ तंत्र मंत्र का, अच्छे काम में उपयोग करता हूँ, लोगों को भलाई करता हूँ। मैं भला ये गलत काम कैसे कर सकता हूँ, और वो भी अपने भाई के साथ में। कन्हैया समझते थे, कहते कि नहीं चाचा, अब आप जो कुछ हुआ है उसको भूल जाते हैं, और मेरी तरफ से आप मेरे चाचा मतलब पिता के बाद में आप ही तो हो, मैं आपके सहारे से सब कुछ चलूँगा। मतलब बाहर में उनका बहुत ही प्रेम रहता था। अब कन्हैया भी उनके खेत में जाते थे, उनका भी फसल जाकर देखते थे, कोई कमी बेसी हो तो दोनों लोग मिल कर के आपस में सलाह मशवरा करते थे। लेकिन घर के आसपास गांव में उनका बातचीत नहीं होता था। अगर उनको कन्हैया को माँ को लग जाता था कि
कन्हैया अपने चाचा से बात कर रहा था, तो कन्हैया को खरी खट्टी सुनाती थी, धमकी देती थी कि या तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी या कन्हैया तू हमारा घर छोड़ दे। कन्हैया समझता था कि माँ का अब दिमागी अवस्था ठीक नहीं है, इनको भी इलाज की ज़रूरत है। इलाज भी चल रहा था, लेकिन दिमाग में एक बार जब ऐसा चीज़ बैठ जाता है ना, तो आसानी से निकलता नहीं है। खैर, उन दिनों जो खेत था रेलवे लाइन के पास में, गर्मी का टाइम था, फसल कुछ जो उनका सब्जी का था उगाया हुआ, और उसमें पानी वानी की ज़रूरत पड़ती थी, ऊपर से जानवरों से बचा के रखना पड़ता था। रखवाली कर रहे थे, और माँ के वजह से ही वो रात में घर में रहते नहीं थे। जब रहते थे ना, तो माँ हमेशा उनको चाचा के प्रति नफरत पैदा करती थी, बताती थी कि उससे बात मत करना, उसके कोई कहना नहीं मानना। इस चीज़ों से बड़ा तंग रहते थे। माँ को समझाते थे कि माँ आप शांत हो जाओ, मैं चाचा से कोई बातचीत नहीं करूँगा, और दुखी भी रहते थे। माँ को समझाएं तो कैसे समझाएं, माँ तो समझ के राजी नहीं है। इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज लेख लंबा था, बहुत लंबा इलाज उनका होना था दिमाग का। दिमाग में वो चीज़ें बैठ चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि इसमें बहुत सारा समय लग सकता है। खैर, उम्मीद थी कन्हैया को कि एक दिन मेरी माँ बिल्कुल सही हो जाएगी। उनके दिमाग से जो कीड़ा है कि चाचा अब मेरे पिता को तंत्र मंत्र के द्वारा मार दिए हैं, वो निकल जाएगा, और फिर हमारा जो परिवार है ना, दोनों एक हो जाएगा। उनको लगता था, इस उम्मीद में अब अपना काम कर रहे थे, खेतों की रखवाली कर रहे थे। रेलवे लाइन के पास में ट्यूबवेल लगा हुआ था, और रात का अपना अब जो रहना सहना सब कुछ वहीं पर था। और इसके बाद हर रोज़ अब कभी कभी चाचा भी आ जाते थे, और चाचा नहीं आते तो रात के टाइम में अब उनके खेत में भी वही पहुंच जाते थे। उन्होंने भी साग सब्जी लगा रखी थी, तो दोनों जने आपस में मिल बैठ कर के बात करते। कोई नया काम करना हो, कुछ सलाह मशवरा करना हो तो कर लेते थे, लेकिन गांव में नहीं, और घर में तो बिल्कुल नहीं। घर में तो वैसे ही बाउंड्री किया हुआ था। रात को जब कन्हैया अपने चारपाई पर लेटते हैं, आसमान में चांद निकला हुआ था, बड़ा सा चांद, यानी पूर्णमासी की रात थी। रेलवे लाइन बगल से गुजर रही थी, और तब सोते सोते ही देखते हैं चारपाई पर, रेलवे लाइन पास में था, तो देखते हैं एक नौजवान लड़की रेलवे लाइन के पास में खड़ी हुई, और कभी दाहिने जा रही है, कभी बाएं जा रही है। आते जाते अब उसको कई बार देख चुके थे। नौजवान लड़की थी, और कन्हैया का भी तो शादी ब्याह का कोई मतलब ही नहीं था। जब तक उनका माँ का इलाज ना हो जाए तो शादी बड़ा मुश्किल ही था। अब कन्हैया भी उस घर से दूर रहने की कोशिश करते थे। अगर उनकी शादी हो गई तो उसकी उनकी जो पत्नी थी वो भी उस घर में सही ढंग से रह नहीं पाती, समझते थे बात को। अब इसलिए वो शादी ब्याह के चक्कर में अभी तक पड़े नहीं। और चाचा तो कई बार कहते थे कि बेटा मैं लड़की देख रखा हूँ, तेरी शादी करा देता हूँ, लेकिन किशन यानी कन्हैया अब चाचा को मना कर देते थे। कहते थे कि नहीं चाचा, आप तो समझते हो ना, माँ का अवस्था ठीक नहीं है, तो अभी थोड़ा रहने दीजिए, जब इलाज हो जाए, मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, तब हम शादी वादी कर लेंगे। अब वो उस रात चारपाई पर लेटे हुए उस लड़की को रेलवे लाइन के आसपास जाते हुए देख रहे हैं। कभी दाहिने साइड में लंबी दूर तक चली जाती है, और फिर उधर से रिटर्न होकर के और फिर जिधर अब जाना था उसको उल्टी दिशा में चल जाती है। कई बार ऐसा हुआ। किशन यानी कन्हैया अब सोते सोते अब सोच में पड़ गए, ये लड़की आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। कहाँ की लड़की है भाई? आइए, इतनी रात को, आधी रात हो चुकी थी, इतनी रात को ये रेलवे लाइन के आसपास में क्यों टहल रही है? क्या हो सकता है? क्या इसको कोई परेशानी है? और तब अपने आप को रोक नहीं पाते। कन्हैया रेलवे लाइन के पास चले जाते हैं, और तब लड़की टहलती हुई अब कन्हैया की तरफ आती है। कन्हैया को जैसे देखती है तो थोड़ा डर जाती है, रुक जाती है। और तब कन्हैया कहते हैं कि अरे आप रुको, आपसे मुझे बात करनी है। लेकिन लड़की घबराई हुई अब वहाँ से निकलने के चक्कर में। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि आप रुक जाओ मैडम जी, रुक जाओ, थोड़ा सा दम ले लो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चिल्ला के बोलते हैं। और तब वो लड़की रुक जाती है। जब पास पहुँचते हैं कन्हैया जी, उनको दूर से लगा था कि कोई उम्र दराज लड़की होगी, औरत होगी, लेकिन जब पास जाते हैं ना तो देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
जवान, खूबसूरत, अच्छे कपड़े पहन रखी है, बड़े बड़े बाल खुले हुए हैं, आंखें बड़ी बड़ी कजरारी दिख रही है, चेहरे पर डर का भाव है। जब ये सब देखते हैं तो उनके मन में पहला ही ख्याल आता है कि लड़की घर से भागी हुई है, डरी हुई अवस्था में है, जरूर इसके साथ में यही बात है। तब उस लड़की को समझाते हैं कि मैडम जी, आप घर से भागी हुई हो। लड़की कुछ बोलती नहीं है, किशन जी को देख करके थोड़ा भयभीत हो जाती है, कन्हैया जी को देख करके वो भयभीत हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन कन्हैया जी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उनको लग रहा था कि चलो अभी तो रेलवे लाइन के पास में इधर से उधर भटक रही थी, मेरी निगाह पड़ गई, अगर कोई गलत अब निगाह इस पर पड़ जाती तो लड़की के साथ में कुछ बुरा भी हो सकता था। ये समझते थे, समझदार थे किशन कन्हैया जी। अब फिर उस लड़की को समझाते हैं। अब उस टाइम कोई रेल तो आनी नहीं थी, ट्रेन आनी नहीं थी, तो दोनों लोग अब ट्रेन के पटरी पर बैठ जाते हैं। उस लड़की को बैठने कहते हैं। लड़की अभी भी डरी हुई अवस्था में ट्रेन के पटरी पर बैठ जाती है। अब उसका घर द्वार कौन सी गांव की हो सब कुछ पूछने लगते हैं, लेकिन लड़की बताकर राजी नहीं है। उसकी आंखों से अब डर दिखाई दे रहा था, साफ झलक रहा था, चेहरा डर से अब दिखाई दे रहा था। तब कन्हैया जी पूछते हैं कि मैडम जी, जब तक आप बताओगे नहीं मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा। काफ़ी देर अब जब समझाते हैं उस लड़की को कि आप मेरे से डरिए मत, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं तो आपका मदद करने के लिए आया हूँ। तब वो लड़की का डर निकलता है। तब कहती है कि आप सही समझे, मैं घर से भागी हुई हूँ, मेरे जो माँ बाप हैं अब मैं जहाँ चाहती थी वहाँ शादी नहीं करा रहे थे, इसलिए मैं अपने घर छोड़ करके भाग आई हूँ। अब मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। पूछते हैं उस लड़की का गांव घर। लड़की जो गांव घर बताती है ना, कन्हैया जी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उस नाम का गांव घर उस आसपास में कन्हैया जी के अब आसपास में कोई था ही नहीं। तब वो समझ लेते हैं कि लड़की कोई दूर दराज से आई हुई है, शायद पास में एक छोटा स्टेशन था, ट्रेन से उतर गई होगी, यहाँ भटक रही होगी। उसे ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं, बस उसको शांत करते हैं कि आप डरो मत, चलो आप मेरे साथ में, ये देखिए सामने में मेरा खेत है, खलिहान है, ये मेरा बगीचा है, ट्यूबवेल लगी हुई है, और मैं आपको अब आपके साथ में कुछ ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, आप डरिए मत। एक तरह से सब कुछ कन्हैया जी खोल करके उससे बातें करते हैं कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, ऐसा इंसान नहीं हूँ, आप चलिए मेरे वहाँ पर और आप आराम से बैठिए, और आप वहाँ पर बाकी बातें करते हैं। लड़की जा नहीं रही थी, लेकिन किशन जी समझाने लगे कि देखिए अकेले इस पटरी पर बैठना ठीक नहीं है। दूसरी साइड में देखिए वो जो इलाका है, उंगली से दिखा रहे थे, वो कब्रिस्तान का इलाका है, और थोड़ी ही दूरी पर शमशान भी है, ये रेलवे लाइन है, और ये बगल में जो आप कच्ची सड़क देख रही हैं, लोग बाग आते जाते भी हैं। ना जाने कौन लोग आपको नज़र में आ जाए और आपके साथ कुछ हादसा हो जाए। इससे बेहतर है कि आप मेरे पास में चलिए, रात बिताइए, अपने बारे में सब कुछ बताइए, और फिर हम सोचते हैं कि आपके साथ में क्या करना चाहिए। लड़की मान जाती है। अब इसके बाद किशन जी की उस कुटिया में जाती है जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, खेत खलिहान का अब वो जगह है, वहाँ पर अपनी चारपाई खुद दे देते हैं लड़की को कि आप यहाँ पर बैठ जाइए आराम से, डरिए मत। पानी वानी ला कर देते हैं, पानी भी पी करके लड़की का तबीयत थोड़ा ठीक हो जाता है, मतलब उसके चेहरे से जो डर का भाव था वो गायब हो गया। और तब उससे पूछने लगते हैं, लेकिन लड़की ज़्यादा बताती नहीं। किशन जी यानी कन्हैया जी समझ गए थे कि अब ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है। आप फिर कहते हैं कि आप आराम कीजिए यहाँ पर, मेरा क्या है, मैं तो अब चटाई बिछा के सो जाऊँगा, और सुबह हम अपने गांव में आपको ले चलेंगे, अपने चाचा के पास आपको मिलवाएंगे। चाचा का अब खेत थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन रात में जाना ठीक नहीं है, वो ज़रूर कोई सलाह मशवरा करेंगे और एक अच्छा उपाय बताएंगे कि आपके साथ करना क्या है। लेकिन लड़की कह रही थी कि नहीं, मुझे किसी के पास में नहीं जाना है, आप अच्छे इंसान हो और मैं इसलिए आपके पास में आ गई, मैं किसी के सामने जाना नहीं चाहती। किशन जी यानी कन्हैया जी समझाने की कोशिश करने लगे कि चाचा मेरे बहुत ही अच्छे विचार के हैं, और वो नेक इंसान हैं,
और आपका वो भलाई ही सोचेंगे। आप एक तरह से आप कन्हैया जी उनसे लड़की से बातचीत करने लगे ताकि उसके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है कहीं आने जाने को गलत हाथ में ना पड़ जाए, समझाने की कोशिश करने लगे। और आखिरकार लड़की को अब थोड़ा सुस्ती आने लगी और कहने लगी क्या मैं इस पर लेट जाऊं चारपाई पर। तब कन्हैया जी कहते कि हाँ आप इस पर आराम कर लीजिए, आप जो भी होगा हम सुबह में आपसे बात करेंगे, तब तक आराम कीजिए। मेरे पास में अभी यहाँ पर भोजन नहीं है, नहीं तो मैं आपका भोजन भी देता। लड़की मुस्कुरा के कहती कि नहीं, अब मेरा पेट भरा हुआ है, आपने पानी पिला दिया, आप फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद चारपाई पे लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। किशन जी भी एक टूटी फूटी अब कोई ऐसा सामान देखते हैं चटाई फटाई सा, और लड़की के थोड़ा दूरी पर अब वो चटाई बिछा करके और वो भी आराम करने लगते हैं। आसमान में चांद दिखाई दे रहा है, आसमान बिल्कुल शांत है और लेटे लेटे उस लड़की की तरफ देख रहे थे। चेहरे पर एक भोली मुस्कुराहट है और उसको लग रहा है कि अपने घर में आराम से चैन की नींद सो रही है। बड़ा अच्छा लगता है कन्हैया जी को। चांद की रोशनी में जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, मन एक कल्पना में भरने लगता है कि देखो ना कितनी सुंदर लड़की है। चाचा भी कह रहे थे कि बेटा शादी कर ले, क्या ये लड़की मेरे जीवन में आ सकती है। कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं और कहते कि नहीं, ये तो किसी और से प्यार करती है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अपने आप को धिकारने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा सोच करना नहीं चाहिए। अब इसके बाद कन्हैया जी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है ना, तो लड़की उनके बगल में लेटी हुई और डरी हुई दिखाई दे रही है। डर का वजह पूछते हैं कि आप डर क्यों गई, आप तो चारपाई पे लेटी थी, आप मेरे ये इस जगह पे क्यों आ गई, चटाई पे क्यों आ गई, क्या हुआ, डरने का रीज़न पूछने लगते हैं। और तब लड़की रेलवे लाइन की तरफ इशारा करती है। अब वाकई में जो देखते हैं ना कन्हैया जी, वो भी डर जाते हैं। देखते हैं एक बड़ा 8-9 फीट का लंबा इंसान रेलवे लाइन के पास में खड़ा हुआ और इसी तरफ देख रहा है और दूर से ही उसकी आंखें चमक रही है। कन्हैया जी को एक नज़र में समझ में आ गया। चाचा बताया करते थे कि बेटा कभी कभी जो कब्रिस्तान है, शमशान है ना रेलवे लाइन के उस तरफ में, वहाँ पर आत्माएं घूमती रहती है। देखो रात के टाइम में कभी भी रेलवे लाइन के पार में उस तरफ मत जाना। अब वो समझ गए ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये कोई शैतानी आत्मा है। अब वो अपनी गर्मी का टाइम था, अब वो अंदर में जहाँ ट्यूबवेल का कमरा था, अब वो लोग उस कमरे में चले जाते हैं। डर जाते हैं दोनों को दोनों। लड़की डर के मारे कांपने लगती है और कन्हैया जी से लिपट जाती है। रात का माहौल और ऊपर से आप एक एक जगह जो बिल्कुल शांत है और ऊपर से वो जवान लड़की, जवान लड़का। अब ऐसे ही कुछ पल बीतता है और फिर जब मामला शांत हो जाता है, दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो वो इंसान यानी वो शैतानी आत्मा रेलवे लाइन पर नहीं था। तब कहते हैं कि आप डरिए मत, जो भी था अब हमारे खेत में तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे चाचा आते जाते रहते हैं और वो उनके रहते ही ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ बात मतलब चाचा के बारे में कुछ बताते नहीं हैं। अगर वो बता देते कि मेरे चाचा तंत्र मंत्र का जानकार हैं तो कुछ बात अलग हो सकती थी, लेकिन उस टाइम ये बात को छिपा देते हैं। तब लड़की कहती कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब संतावना देते हैं कन्हैया जी कि आप शांत हो जाइए। और जवान दोनों के दोनों थे, लड़का लड़की। अब ऐसा ही माहौल बना हुआ था, अब प्यार होने लगा। ना चाहते हुए भी कन्हैया जी उस लड़की के चक्कर में प्यार में पड़ गए। जिस्मानी रिश्ता बन चुका था, लेकिन रिश्ता बनाने के बाद में कन्हैया जी को लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा गलत किया, ये तो पाप है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। लड़की से क्षमा मांगने लगते हैं, लेकिन लड़की कहती कि नहीं नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो मेरे ही मतलब से हुआ, इसमें मेरा भी सहयोग था, तो आप अपने आप को अब कोसना शुरू कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप ऐसा नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप मेरे बारे में ज़्यादा अब वो टेंशन मत लीजिए। तब कहते हैं कि कन्हैया जी अब क्या होगा। तब लड़की कहती है कि कोई नहीं होगा, यहाँ पर एक मेरा रिश्तेदार है, मैं उसके घर में कई बार रह चुकी हूँ
आप मेरी टेंशन मत करो। आपसे मिलकर के मुझे अच्छा लगा। मैं तो रेलवे लाइन पर टहल रही थी, वो एक नई कहानी गढ़ने लगती है कि जब मैं अपने रिश्तेदार के घर में रहती हैं, अब मुझे जब अच्छा नहीं लगता है तो मैं रेलवे लाइन पर आ जाती हूँ और मैं टहलने लगती हूँ। आप मेरी टेंशन मत कीजिए, मैं चली जाती हूँ, लेकिन हम अब दोस्त बन चुके हैं। हम रात को यहाँ पर मिला करेंगे। कन्हैया जी बड़ा खुश जाते हैं। उनके मन में भी यही अभिलाषा थी कि काश ये मेरी फ्रेंड बन जाती, मेरी पत्नी बन जाती तो कितना बढ़िया होता। और वो बात बिल्कुल अब सच हो रही थी। कहने लगी चलिए मैं आपको उसके रिश्तेदार तक कौन सा गांव है। तब कहने लगी नहीं नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। जैसे मैं आई थी मुझे रास्ता पता है, अब मेरे को कोई छू नहीं सकता। आप चिंता मत करिए, मैं अपना बचाव करना जानती हूँ। लेकिन कन्हैया जी रोकते रह गए कि आप रुक जाइए, सुबह होने दीजिए, अब मैं आपको आपके रिश्तेदार के घर तक छोड़ आऊँगा। कौन है रिश्तेदार? तब वो कहने लगी कि मेरी बुआ है, मैं बुआ के घर पर रहती हूँ। मैं अपने घर छोड़ करके अब आ चुकी हूँ। सब कहानी पहले बता चुकी थी, लेकिन ये बुआ वाली कहानी नहीं बताई थी। तो कन्हैया जी को लगा कि अब तो ठीक है मामला, अगर इनके रिश्तेदार है तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब भी उस लड़की को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन पार कराते हैं। कहते हैं चलिए कौन सा गांव है मैं भी ज़रा देख लेता हूँ। तब लड़की मना कर देती है कि नहीं, आप अपने जगह पर पहुँच जाइए, अब मैं चली जाऊँगी, आप मेरी टेंशन मत कीजिए। अब इसके बाद दोनों लोगों में आपस में दोस्ती, प्रेम सब कुछ हो जाता है। और दूसरी रात भी वो लड़की रेलवे लाइन पर आती है। आप कन्हैया भी देखते हैं उनको, और फिर लड़की उनकी झोपड़ी में आ जाती है। इस तरह से प्यार का शुरुआत हो जाता है। अब उनके जो जिन दिन में चाचा खेतों पर आया करते थे, मिला करते थे, ये कन्हैया कोई अपनी जो प्रेम लीला थी ना, ये बात चाचा को बताती नहीं। चाचा को भी इस बात का खबर नहीं था। अब जो भी कोई ज़रूरी काम था उस विषय में बात करते थे और फिर चाचा चले जाते थे। ये जो प्रेम करते करते लगभग 15 दिन अब हो चुका था। 15 दिन के बाद जब एक रात उस लड़की से रेलवे लाइन में मिलने जाते हैं, चाचा अब ऐसे ही कुछ काम से या ना जाने अब उनको खेत में नींद नहीं लग रही थी, वो अपने भतीजे यानी कन्हैया से मिलने के लिए अब ट्यूबवेल के पास में आ जाते हैं कि चलो आज नींद नहीं लग रही है, अपने भतीजे के पास चलते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, समय पास हो जाएगा और फिर हम दोनों वहीं पर सो जाएंगे। कौन सी उसकी माँ खेत में आती है। कन्हैया की माँ से बहुत घबराते थे, डरते थे और वही सोच के आ जाते हैं। इधर जो कन्हैया थे ना, रेलवे लाइन पर गए हुए थे, उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ देर में लड़की आ जाती है। जब उनके चाचा पहुंचते हैं ना, तो कन्हैया ना तो ट्यूबवेल के कमरे में थे, ना बाहर चारपाई जो बिछा हुआ था वहाँ पर थे। तो आखिर सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर मेरा भतीजा है कहाँ पर। तब उनकी निगाह रेलवे लाइन पर पड़ती है और जो देखते हैं ना, एक नज़र में वो सब कुछ समझ लेते हैं कि ये तो लड़की कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती, लेकिन ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा भतीजा उसके पास में क्या कर रहा है। आप समझने की कोशिश करते हैं। तब भतीजा यानी कन्हैया उस लड़की को लेकर के हाथ में हाथ डाल करके और उस जगह पर आने लगता है। अब कन्हैया के चाचा अपने आप को कहीं छिपा लेते हैं कि चलो आने दो, देखते हैं ये सब हो क्या रहा है। ये लड़की को तो मैं एक नज़र में पहचान चुका हूँ, ये तो कोई प्रेतात्मा है, ये कन्हैया के पास में कर क्या रही है, या क्या कन्हैया इसको पहचान नहीं पाया। मैं तो एक नज़र में देख के पहचान गया कि ये प्रेतात्मा है, और एकदम छुप जाते हैं। कन्हैया उस लड़की को लेके आते हैं, कुछ देर वो चारपाई पर बिठाते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, अब फिर जो कमरा था उसके अंदर में चले जाते हैं। लेकिन अभी दरवाज़ा ही बंद कर रहे थे, तब तक उनके चाचा अब समझ जाते कि मामला आगे बढ़ रहा है, अब हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। वो तो एक प्रेतनी है, अब प्रेतनी के साथ में अब उनका भतीजा का संबंध बनना ठीक नहीं है, और उनको ये नहीं पता था कि संबंध तो काफ़ी दिनों से बन रहा था। लेकिन उस वक्त आ जाते हैं, अड़ंगा डाल देते हैं, रुको रुको कन्हैया, ये सब चल क्या रहा है। कन्हैया जब अपना चाचा को देखते हैं ना, तो एकदम चेहरा फक हो जाता है, डर जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है,
कि आज तो पकड़े गए, आज तो पकड़े गए, अब चाचा मुझे नहीं छोड़ेंगे, डर जाते हैं। लेकिन लड़की की तरफ जब कन्हैया देखते हैं ना, लड़की का जो चेहरा था एकदम बदल चुका था। जो सुंदर लड़की थी, देखने में किसी परी के समान दिख रही थी, अब एक साधारण सी काली कलोटी सी वो दिखने लगती है। ये सब कैसे हो गया अचानक, बिल्कुल समझ नहीं पाते। और तब तक चाचा आकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लेते हैं और उस प्रेतात्मा को अब जाने नहीं देते। कन्हैया को उस कमरे से बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब इसके बाद वो झाड़ फूक करने लगते हैं, तंत्र मंत्र का जो भी प्रयोग करना है वो करने लगते हैं। और इधर कन्हैया का हाल जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये सुंदर लड़की अचानक काली कलोटी और कैसे दिखने लगी, ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई प्रेतनी है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर की अवस्था में है वो, डर रहे हैं, शरीर कांप रहा है। अब क्या होगा? चाचा अंदर उस लड़की के साथ में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लड़की जो थी ना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कन्हैया का नाम ले रही थी कि आप मुझे बचा दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। मुझे अपने चाचा से बोलो कि मुझे छोड़ दें, मैं कभी तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगी। रो रही थी, चिल्ला रही थी कि कन्हैया कन्हैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो चाचा अब मेरे साथ में बहुत कष्ट दे रहे हैं, ये मुझे जला देंगे, मुझे अब एक तरह से तबाह कर देंगे। तब कन्हैया का मन पिघलता है। कहते हैं कि जो भी हो, अब इस लड़की को तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। तब चाचा से कहते हैं, चाचा जी दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन चाचा कहते हैं कि बेटा तू इस मामले से दूर रह, मुझे अपना काम करना आता है। अगर मैं दरवाज़ा खोल दिया ना, ये आत्मा भाग जाएगी और फिर तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये तुझे छोड़ेगी नहीं, ये तुझे मार डालेगी। तू इसके चक्कर में कैसे पड़ गया? क्या तुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं लगा कि एक दुष्ट आत्मा है, प्रेत आत्मा है? क्या तू समझ नहीं पाया था? तब कन्हैया डर गए थे। कहने लगे, चाचा आप क्या कर रहे हो? चाचा उनका गुस्सा में थे। कहने लगे, कन्हैया तू शांत होकर के चारपाई में बैठ, अब मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। मैं इस आत्मा को अपने काबू में करके इसके सही जगह पर मैं लेके जाऊँगा, ताकि ये तुम्हें भविष्य में कभी नज़र ना आए, ना तेरे साथ में कुछ गलत हरकत कर सके। उसके बाद में कमरे में शांति हो जाती है, दरवाज़ा खुलता है और देख रहे हैं कि जो गमछी ओढ़े हुए थे, अब गमछी में गांठ बांधी हुई है। मतलब उसके अंदर में वो आत्मा को अब छिपा रखे थे। अब बिना कुछ बोले हुए हिम्मत नहीं पड़ रही थी कन्हैया को कि पूछे चाचा कि ये लड़की कहाँ है, वो प्रेतात्मा कहाँ है? पूछ नहीं सके। और उनके चाचा खेतों की तरफ निकल जाते हैं और जब सुबह होने का थोड़ा सा वक्त बाकी रहता है तब लौट के आते हैं। कन्हैया को बहुत डांटते हैं और कहते हैं तू उस आत्मा के चक्कर में कैसे पड़ गया? तब कन्हैया रोक नहीं पाते हैं, पूरी बात बताते हैं, चाचा मुझसे गलती हो गई। रेलवे लाइन की वो कहानी बताते हैं। तब चाचा कहते हैं कि बेटा तेरे को बताया था ना कि देख उस साइड में कब्रिस्तान भी है और शमशान भी है, और तू कैसे इनके चक्कर में पड़ गया? तब बताने लगे कन्हैया कि चाचा जी मुझे तो जरा भी इल्म नहीं हुआ। वो पूर्णवासी की रात थी, चांद चमक रहा था। तब मैं रेलवे लाइन की तरफ देख रहा था, वहाँ पर जवान लड़की टहल रही थी। मैं समझा कि घर से भागी हुई लड़की है, मुझे मदद करना चाहिए। मैं तो उसको मदद करने के लिए गया था। मैं उस लड़की को बुला के लाया कि मैं सुबह में उसको ठिकाने में या आपसे मिलवा दूंगा। लेकिन उसके बाद जो होता गया सब कुछ धीरे धीरे कन्हैया जी बताते चले गए। तब चाचा कहने लगे, ऐसे हरकत कभी मत करना। अब इसके बाद अब जो कन्हैया के चाचा थे एक तंत्र मंत्र का लॉकेट बनाते हैं और कहते हैं ये लॉकेट अपने गले में धारण करके रख। हो सकता है कि देख मैं उसको जगह पर पहुंचा दिया हूं, लेकिन हो सकता है कि वो शक्तिशाली हो और कुछ दिन में वो फिर तेरे पास में आ जाए। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेरे साथ में कुछ उल्टा सीधा काम न कर दे। लेकिन उसके बाद में कन्हैया जी बताते हैं कि वो प्रेतात्मा कभी मुझसे मिलती नहीं। इसके बाद मेरी माँ का इलाज भी होता है और माँ मेरी सही हो जाती है। अब बहुत कुछ समझाने के बाद आखिरकार मन से उसका जो बहन था वो मैं निकाल फेंकता हूँ
और आज हमारा परिवार बिल्कुल जो पहले जैसा था वो हो चुका है, शादी ब्याह मेरा हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कन्हैया जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर कल की रात इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।